जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आज यूपी बोर्ड 2026 में कक्षा 10 की हिंदी की तीसरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आप लोगों को बता दें, इससे पहले 2 मॉडल पेपर हिंदी का हो चुका है और 5 मॉडल पेपर इंग्लिश का हो चुका है। उन समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर विजिट कीजिए तथा ज़रूर देखिए। आपके अंदर मॉडल पेपर सॉल्व करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और अपनी कमियां आपको पता चलती हैं। तो चलिए, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और हम देखते हैं मॉडल पेपर तीसरा। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। शुक्ल युग की पत्रिका के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये हंस है, या फिर चांद है, या फिर विशाल भारत है, या फिर छाया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताते रहिए कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा इसमें सही होगा। चलिए बता दीजिए तुरंत। तो इसमें बच्चों हंस पत्रिका जो है ये शुक्ल युग में भी आई है, इसलिए यहाँ पर का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? कफन है, या फिर ममता है, या इंदुमती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है और यही हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, किशोरीलाल गोस्वामी। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन सा है? परीक्षा गुरु, या गोदान, या फिर अलग अलग वैतरणी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। लेखक कौन है? तो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। कोई एक कथन सही है तो उसे पहचान करके लिखना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, या फिर गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं, या फिर मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन सा है बच्चों? तो गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। गबन, गोदान, सेवा सदन ये प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। किसे कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, या फिर सेठ गोविंद दास को, या हरिकृष्ण प्रेमी को, या मोहन राकेश को। तो बच्चों एकांकी सम्राट कहा जाता है रामकुमार वर्मा जी को। का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा किसे प्राप्त है? भूषण जी को है, या घनानंद जी को, या केशवदास जी को, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी को। तो बच्चों केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत कठिन शब्दों में प्रयोग की गई हैं, तो इसलिए गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बच्चों कि छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा, या फिर भवानी प्रसाद सिंह, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो बच्चों छायावाद युग की अगर बात आए और उसमें आप लोगों को प्रसाद मिल जाए, पंत जी मिल जाए, या फिर महादेवी वर्मा जी मिल जाएं, या फिर निराला जी, तो ये स्तंभ कवि माने जाते हैं। प्रसाद, पंत, देवी, निराला
ये क्या हैं, ये स्तंभ कवि माने जाते हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के कवि हैं। गा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है शोक गीत है, इसमें से शोक गीत कौन सा है? राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा है, या फिर मौन निमंत्रण है, या सरोज स्मृति है, या फिर अंधेरे में है? कौन सा है बच्चों? तो इसमें अगर हम शोक गीत की बात करें तो जो मौन निमंत्रण है ये शोक गीत है। मतलब खा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तो तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं और अज्ञेय जी ने इसे लिखा है प्रगतिवाद युग में। कामायनी, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और ये छायावाद युग का उत्कृष्ट काव्य माना जाता है। गीतिका, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और इसे भी छायावाद युग का ही माना जाता है। अब एक बचा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है और यही आपका क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, या रामधारी सिंह दिनकर जी ने, या शमशेर बहादुर सिंह ने? किसने लिखा है कुरुक्षेत्र? तो अगर कुरुक्षेत्र की बात करें बच्चों तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार ये सभी दिनकर जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बच्चों क्या है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है शोक बिकल रोवहि सब रानी, रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? करुण रस है, या फिर श्रृंगार रस है, या फिर शांत रस है, या वीर रस है? तो ये उस समय की वर्णन किया गया है जब महाराजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो रानियां हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी रोती हैं। तो यहाँ पर करुण रस है बच्चों, का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन। इसमें दो चरण हो गया, एक तो जो सुमिरत सिद्धि हो, दूसरा गणनायक करिवर वदन। के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? मतलब आपसे पहले या दूसरे में नहीं पूछा गया, सीधे दोनों चरणों में पूछ लिया गया है। तो कितनी मात्राएं? 12 हैं, या 16 हैं, या 24 है, या फिर 30 है? तो बच्चों दोनों चरणों में मिला करके यहाँ पर 24 मात्रा है, ये सोरठा है। और सोरठा का पहला और दूसरा चरण आपको यहाँ पर दिया गया है, इसलिए गा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है चरण कमल बंदों हरिराई। चरण कमल बंदों हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? रूपक है, या उपमा है, या उत्प्रेक्षा है, या श्लेष है? ये सूरदास जी का एक पद है कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो इसमें रूपक अलंकार है, कमल और चरण में अभेद्य आरोप है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु है, या फिर अन है, या मान है, या कोई नहीं है? तो बच्चों जो अनुमान शब्द है, अनुमान शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अब चलते हैं, देखिए उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो वाक्य उस शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है बच्चों कि त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? 3 फलों का समूह, या 2 फलों का समूह, या अमृत फल का समूह, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों त्रिफला मतलब होता है 3 फलों का समूह
और ये है आपका द्विगु समास का उदाहरण। कौन से समास का? तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि कपड़ा का तत्सम रूप है, वस्त्र है या फिर करपट है या फिर दुकूल है या फिर पहनावा है। तो बच्चों कपड़ा का जो तत्सम रूप है वो क्या है? करपट होता है। करपट मीन्स कपड़ा। इसके बाद में 17 नंबर क्या कह रहा है कि युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है। तो क्या है? त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। देखिए त्वम पहला वचन हो गया, त्वाम द्विवचन हो गया, मतलब सॉरी द्वितीय विभक्ति, त्वया तृतीया विभक्ति, तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति, त्वत पंचमी विभक्ति, तव षष्ठी विभक्ति और त्वय सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है वाक्य के कितने प्रकार हैं? 8 हैं या फिर 7 है या फिर 5 है या फिर 4 है। वाक्य के प्रकारों की बात हो रही है, तो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपका का वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है, उसे कहते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है या कर्म के अनुसार हुई है या भाव के अनुसार हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। तो का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी या फिर विकारी या फिर का एवं खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और जब अलग अलग रूप मिलेगा तो वो परिवर्तनकारी होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। खा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है खंड बा, और खंड बा में क्या कह रहा है? पहला प्रश्न खंड बा में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्न? तो 3 प्रश्न। पहले देख लेते हैं गद्यांश क्या कह रहा है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मतलब वो आपको इतना सपोर्ट कर दे कि जो आपका सामर्थ्य है जितना करने का, उससे भी ज़्यादा आप काम कर जाएं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो वृद्ध चित्त और सत्य संकल्प वाला हो। इसके बाद में फिर और क्या है? इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। अपने से अधिक आत्मबल वाले मित्रों को ही खोजना चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। अब ऐसे मित्र जो मिल जाएं कि मौका मिलते ही धोखा दे दें, तो वो मित्र नहीं है, वो तो आपके शत्रु हैं जो मित्रता के वेश में छिपे हुए हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। तो इसमें आ नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। क्या कह रहा है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मतलब किससे है ये? तो मित्रता नामक पाठ से है। और इसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर बा नंबर क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश ये है कि हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था।
चलिए भैया देख लेते हैं। इस अंश में लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसे मित्रों का साथ देना चाहिए जो उच्च और महान हों, और हमें उनकी सहायता और मार्गदर्शन का पालन भी करना चाहिए। सुग्रीव और राम की मित्रता इसका उदाहरण है। जहाँ सुग्रीव ने राम का साथ दिया और उनकी सहायता की, इस प्रकार हमें भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सा वाला। सा नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों? मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? तो देखते हैं, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देने वाला होना चाहिए, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से भी बाहर काम कर जाओ, ऐसे मित्र होना चाहिए। अब देखते हैं अथवा। अथवा वाले में क्या कह रहा है? मतलब चाहे उसको करो चाहे इसको करो, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। अजायब मतलब अजूबा, अनोखी चीजें। कहानी से कहानी बनती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी। कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की भी है। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता भी फूट पड़ा। सोता मतलब स्रोत। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, इसका कोई अजंता में जाकर के देखे। तो ये कौन से पाठ से बच्चों? प्रश्न इसमें पहला कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है उसका क्या करना है? आपको संदर्भ लिखना है। तो क्या कह रहा है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अजंता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसके लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अजंता पाठ का नाम है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों? देखते हैं। इस अंश में लेखक कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों में पशुओं और मनुष्यों के बीच के संबंधों को बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। लेखक का कहना है कि इन चित्रों में यह दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य की इंसानियत पशुओं की हैवानी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकती है। यह एक गहरा संदेश है जो इन चित्रों के माध्यम से दिया गया है। इसके बाद में चलते हैं सा नंबर पर। सा नंबर क्या कह रहा है? भित्ति चित्रों पर मनुष्य के कौन कौन से भाव अंकित हैं? तो देखिए, भित्ति चित्रों पर मनुष्य के विभिन्न भाव अंकित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख भाव हैं। कौन कौन सा? क्रूरता और भय, दया और त्याग, प्रेम और करुणा, नैतिकता और धर्म, जीवन के विभिन्न पहलू आदि भाव भित्ति चित्रों पर अंकित हैं। अब इसके बाद में चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा नंबर कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, ये सूरदास जी का पद है। मैं आपको बता दूं, निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव से पूछती हैं गोपियां कि हे उद्धव, ये निर्गुण किस देश का रहने वाला है? मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझत साँच न हासी। हे मधुकर, हे उद्धव, तुम मुझे सच सच बता दीजिए। तुम्हें सौगंध है, तुम्हें शपथ है, क्या तुम सच या हास नहीं जानते हो कि ये सत्य है या फिर उपहास है? को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। मतलब इस निराकार ब्रह्म का, इस निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है, कौन माता है
इसकी पत्नी कौन है और इसकी दासी कौन है। कैसे बरन वेश है कैसो की रसमय अभिलाषी, इसका रंग कैसा है, बरन मतलब रंग, इसकी वेशभूषा क्या है, और मैं इसके लिए कौन से रस की इच्छा रखूं, इससे कैसा आनंद प्राप्त करूंगी। पावेंगो पुनिकियो आपनो जौर करेंगो गासी, जब आप मुझे ये सभी चीजें बता देंगे तभी मैं इसकी उपासना करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। सुनत मौन होय रहो बावरो सूर सबय मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से मधुकर वहां पर चुप हो जाते हैं, अर्थात उदो एकदम से चुप हो जाते हैं कि यहाँ पर तो सबकी मति ही भ्रष्ट हो गई है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चलिए देखते हैं, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या करना है, तो इसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से, तो पद नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है बच्चों, तो सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, पावेंगो पुनि आप कियो आपनो जौर करेंगो गासी, उसका व्याख्या करने को कह रहे हैं। तो देखते हैं, इस अंश में कवि कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर नहीं चलता है तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यहाँ गांसी शब्द का अर्थ है व्यर्थ या निरर्थक, अर्थात व्यर्थ और निरर्थक में मुझे आप मेरे पथ से भ्रष्ट कर रहे हैं, मतलब जो मेरा कृष्ण के, श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम है उसे आप क्यों बेकार कर रहे हैं, क्यों खो दे रहे हैं। मुझे अपने कर्तव्यों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, अर्थात मुझे पहले आप ये सारी सूचना दीजिए कि ये निर्गुण ब्रह्म कौन है। अब देखते हैं पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए है भैया, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब अथवा क्या कह रहा है, अथवा में एक सवैया है, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीरे दये मग में डग द्वय, यहाँ द्वय होना चाहिए, है लिख गया है। जल की भरे भाल कनी जल की पट सूखी गए मधुराधर वह, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हैं, पिय की लखी आतुरता पिय की अखियां यति चारु चली जलच। पुरते निकसी रघुवीर वधु, अर्थात सीता जी और राम जी की, रघुवीर जी की पत्नी सीता जी नगर से निकलती हैं और धर धीर दये मग में डग दे, मतलब धैर्य पूर्वक 2-4 कदम रखते हुए रास्ते में चलती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, और जैसे ही 2-4 कदम 10 कदम आगे चलती हैं तो क्या होता है कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें, पसीने के कण झलकने लगते हैं। पट सूख गए मधुराधर वे, और जो उनके मधुर होठों के अधरा, अधर मतलब जो उनके मधुर होठों के जो पट हैं वो सूख चुके हैं, प्यास के कारण सूख चुके हैं। फिर बूझती हैं, फिर वो पूछती हैं चलनो अब केतिक, मतलब अभी हमें कितना चलना है, पर्णकुटी करी हो कि तो है, और हमें ये पर्णकुटी कहाँ बनानी है। पिय की लखी आतुरता पिय की, मतलब अपनी पत्नी जी की ऐसी, मतलब अर्थात सीता जी की ऐसी आतुरता को, ऐसे जल्दबाजी को देख करके अखियां अति चारु चली जलच, मतलब उनके चारों आंखों से, अर्थात जो लोग वहां पर थे उन सबके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। अब देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं कि मतलब प्रश्न इसमें कौन कौन सा है। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है, अवधारित नहीं अवतरित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। कौन है इसके रचयिता, तो तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा ही चले थे, पहली और दूसरी लाइन रेखांकित है कि सदा महलों के वैभव में पली सुकुमारी सीता जी थक गईं। उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरज से 2 ही कदम रखे थे कि उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगीं, और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ
होठ होना चाहिए, प्यास से सूख गए। तो ये बच्चों हम लोगों का क्या था, इसका व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेषण और विशेष्य छांट करके लिखिए। तो मधुराधर में मधुर शब्द क्या है, विशेषण है, और अधर शब्द क्या है, तो ये विशेष्य है। मधुर शब्द विशेषण है और अधर शब्द विशेष्य है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, मतलब इस प्रकार से कर्मवीरों की संस्कृति है। क्या कहा कि इस प्रकार से कर्मवीरों की संस्कृति है। और कर्मवीरों की संस्कृति में फिर क्या कह रहे हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, मतलब कि एक मिनट, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। इसमें कह रहे हैं कि अपने कर्मों को क्या करना है, अपने कर्मों को करते रहिए और जीवन जीने की इच्छा सदैव बरकरार रखिए। इति अस्याह उद्घोषः, यही इसका उद्घोष है। यही क्या है, यही इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म तदंतरम फलम, मतलब पहले कर्म करो उसके बाद फल की इच्छा करो। इति अस्माकं संस्कृति नियमः, ये हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माण संलग्नाः, इस समय जब हम इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, तो निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोगते हुए, अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और अन्य के परिश्रम का शोषण हमेशा वर्जनीय है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण करेंगे, तदा ना वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो उस समय हम सभी भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीय, हम तभी वास्तविक भारतीय हैं, यदा अस्माकम आचारे विचारे च, जब हमारे आचार विचार, अस्माकम संस्कृति लक्ष्यता भवति, मतलब जब हमारे आचारों विचारों में हमारी संस्कृति परिलक्षित होती हो। अभिलषामः वयम यत्, अभिलषामः वयम यति, हम सभी चाहते हैं कि विश्वस्य अभ्युदयाय, विश्व के उत्थान में भारतीय संस्कृति एकः दिवसः, भारतीय संस्कृति का एक दिन संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत, संदेश संसार में सभी जगह फैले। संदर्भ क्या बच्चों, तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। हिंदी अनुवाद देख लीजिए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसका भी कर लीजिए, थोड़ा सा छूटा हुआ है। अथवा में क्या कह रहा है, अथवा में कह रहा है, देखिए, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मतलब मानव जीवन को संस्कारित करने वाली ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन, हमारे पूर्वज मनुष्य के जीवन को संस्कर्तुम महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, संस्कारित करने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए यान आचारान विचारान चा, मतलब जिन आचारों और विचारों का आदर्शन दिखाया है, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वो सभी हमारी संस्कृति ही है।
अब देखिए संदर्भ पूछ रहा था, तो संदर्भ में बताएंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो कर लीजिए और चलते हैं अगले पर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बच्चों कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग कल्याण देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् किसी को कोई भी दुख ना प्राप्त हो। इसमें अगर संदर्भ की बात करें तो वही है, यानी कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश होना चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। अब चलिए अथवा वाले में क्या है। अथवा कह रहा है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लाभम हित्वा सुखी भवेत्। तो क्या कहेंगे, मानम हित्वा प्रियो भवति मतलब अभिमान को छोड़ना व्यक्ति के लिए प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न शोचति और क्रोध को छोड़ करके शोक नहीं किया जाता, शोक से छुट्टी मिलती है। कामम हित्वार्थवान भवति काम को छोड़ करके अर्थवान अर्थात धनवान हो जाते हैं। और लाभम हित्वा सुखी भवेत् और लालच लोभ को छोड़ करके क्या हो जाता है, व्यक्ति सुखी हो जाता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से अवतरित है। अब इसमें आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद बता ही दिए हैं, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बच्चों कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मतलब जो आपका स्वपठित खंडकाव्य है उसके आधार पर आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए पहला खंड क्या है। पहले खंड में है जय सुभाष खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा प्रश्न कह रहा जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक कर देना है। अथवा क्या करना है, मतलब इसके बाद में चाहे जैसे देखिए आपके अलग अलग ज़िले का अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखना। खा वाले में कह रहा है कि तुमुल खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, या फिर तुमुल खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक दिन मैंने बताया भी था कि किस जिले में कौन सा है, फिर किसी दिन बता देंगे। फिर इसमें गा वाले में अथवा कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर षष्ठ सर्ग यानी राम भरत मिलन का सारांश लिखिए। अथवा कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद में फिर घा वाले में कह रहा है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। अंगा वाले में क्या है, अंगा वाले में कह रहा है ज्योति मतलब मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। अथवा मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा संक्षेप में लिखिए। अब 4 नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। देखते हैं भैया, ये आपका गोंडा जिले के लिए निर्धारित है। तो कह रहे हैं कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता जैसे गुण समाहित थे। वह एक लोकनायक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू जी की चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कौन कौन सी विशेषता है।
तो अगर हम नेहरू जी के चरित्र की पहली विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या है? देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। नेहरू जी को भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास पर गर्व था। वह भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे। फिर विश्व बंधुत्व की बात करें तो क्या है? नेहरू जी ने विश्व शांति और सहयोग की वकालत की। वह शांति के अग्रदूत और हिंसा के विरोधी थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम लोग बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कह रहा है कि नेहरू जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विश्वास रखते थे। उन्होंने भारत के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश किया। अब इसके बाद में अगला हेडिंग है मानवता के प्रति प्रेम। क्या कह रहा है बच्चों? मानवता के प्रति प्रेम में नेहरू जी मानवता के प्रति प्रेम और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण कैसा था तो ये भी देख लेते हैं। नेहरू जी शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काम किया और भारत में के युवाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयास किया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए। चलो इसको दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन आप दोनों देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जवाहरलाल नेहरू के जीवन, विचारों और उनके संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, मानवता, प्रेम और ज्ञान के महत्व को उजागर किया गया है। यह खंड काव्य नेहरू को एक प्रेरणादायक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्होंने देश के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अब कथा वस्तु का सारांश क्या कह रहा है बच्चों? तो कथा वस्तु के सारांश में है जवाहरलाल नेहरू का जीवन और योगदान। यह खंड काव्य जवाहरलाल नेहरू के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उनके विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन करता है। मानव अब अगला देखिए, अगला कह रहा है मानवता और प्रेम। तो मानवता और प्रेम में देखें, कवि ने नेहरू जी की मानवता के प्रति प्रेम और करुणा को दर्शाया है। वह एक प्रेरणादायक नेता थे जो हमेशा अपने देश के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। शिक्षा का महत्व खंड काव्य में शिक्षा और ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया गया है। अब इसके बाद में अगला हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? अगला देखिए सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे क्या है। मुझे मतलब यह खंड काव्य भारतीय समाज और संस्कृति के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया गया है। प्रेरणादायक संदेश में अंततः यह खंड काव्य एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि कैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब देखिए 6 नंबर पर कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद में कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग श्री कृष्ण और कर्ण का सारांश लिखिए। फिर झा वाले में क्या कह रहा है बच्चों? अग्र पूजा खंड काव्य की कथा का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा अग्र पूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर 6वां प्रश्न आता है, और 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? 6वां प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि दिए 6वां का दिए गए लेखकों में से
किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। कौन कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो क्या करेंगे, उत्तर देखते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का स्मरणीय तथ्य में क्या है? 1910 ईस्वी जन्म इनका हुआ था। जन्म स्थान इनका बलिया था। शिक्षा में इन्होंने एमए तक किया था और मृत्यु इनकी 1982 ईस्वी में हो गई थी। अब रचनाओं को संक्षेप में देखते हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकिंग, कुछ फीचर कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम। याद रखना, ठूठा आम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठूठा आम जो है बच्चों, ये कई बार पूछा भी गया है। सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, कालिदास का भारत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में क्या है बच्चों? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारी नामक ग्राम में 1910 ईस्वी में हुआ था। आपने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किया था। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का भी काम किया है। और क्या किया है? कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे हैं। आपने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिख करके हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया है। इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हो गई है। रचना में देख लेते हैं, जैसे किसी एक रचना को लिखने के लिए कहा है तो रचना अभी हम लोगों ने वही चीज़ें देखा है, वही ऊपर वाली रचनाएं हैं। चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये उपाध्याय जी की रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। उन्होंने 100 से भी अधिक कृतियों की रचना की है। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो एक रचना कोई लिखना है, विशेष करके ठूठा आम आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। प्रश्न संख्या खा कह रहा है बच्चों, प्रश्न संख्या इसमें 6वां का खा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। कौन कौन से हैं? तो सूरदास जी हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं और रसखान जी हैं। अब देखिए रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान का असली नाम इब्राहिम था। इनका असली नाम क्या था? तो इब्राहिम। ये पठान सरदार थे। इनका जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके संबंध में किंवदंती प्रचलित है, अर्थात एक दंतकथा प्रचलित है कि ये किसी बनिए की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे, ऐसा कहा जाता है। उनका यह सौंदर्य प्रेम बाद में चलकर कृष्ण भक्ति में परिणत हो गया। मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। इन्होंने गोसाई विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी। इनका देहांत 1628 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगर हम रचनाओं में देखें तो कौन कौन सी है? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, दो ही है, ध्यान रखना है। सुजान रसखान नहीं, सुजान रसखान है और कौन सा है? प्रेम वाटिका। यही दो ही रचनाएं हैं। नागरी प्रचारणी सभा मतलब काशी से रसखान की सभी रचनाओं का संग्रह रसखान ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ है। सुजान रसखान की रचना कवित्व और सवैया छंद में है और प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखी गई है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का है, 2 बीच में इसीलिए लिख गया है।
अब देखते हैं श्लोक, लिख दीजिए भैया। बंधनम वर्णम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये श्लोक नहीं आया है। 3 श्लोक जरूर याद कर लेना, 2 आता है हिंदी अनुवाद के लिए और एक तीसरा आपको होना चाहिए लिखने के लिए। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति, मतलब वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? तो 3 विश्वविद्यालय हैं। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चंद्रशेखरा कथम बंदीकृता, चंद्रशेखर कैसे बंदीकृत हुए, कैसे बंदी बनाए गए? चंद्रशेखरा आंग्ल शासके राजद्रोही घोषितः, चंद्रशेखर आंग्ल शासकों के द्वारा क्या हुए थे? बंदी घोषित किए गए थे। अतः होना चाहिए, अतः बंदीकृता, इसलिए बंदी बना लिए गए थे। फिर तीसरा प्रश्न, इसमें 2 ही का उत्तर देना है लेकिन तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना भी कौन दूर तक जाता है? तो भैया पदेन बिना पत्रम दूरम याति, पैरों के बिना पत्र अर्थात जिसको हम लोग चिट्ठी कहते हैं वो दूर तक जाता है। अगला क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न, संस्कृत शब्दस्य किम तात्पर्यम, मतलब संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? मानव जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान चा अदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, मतलब मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया गया है वो सभी हमारी संस्कृति हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, किसी भी एक विषय पर। विज्ञान की देन, राष्ट्रीय एकता, मेरा प्रिय कवि, विद्यार्थी जीवन, या फिर मतलब 4 में से किसी एक पर। तो हम लोग किस पर देखेंगे? राष्ट्रीय एकता पर। राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की प्रगति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी भावना है जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में पिरोती है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से संबंधित हों। राष्ट्रीय एकता के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसे देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता देश की अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है। जब सभी नागरिक एकजुट होते हैं तो देश की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके बाद में सामाजिक समरसता, अगला हेडिंग क्या है? सामाजिक समरसता। राष्ट्रीय एकता सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है, अर्थात समाज में समानता के भावों को बढ़ावा देती है, प्रेम भाव बनाए रखती है, या विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों को एक साथ लाती है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आर्थिक विकास में देखते हैं तो राष्ट्रीय एकता आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। जब सभी नागरिक एकजुट होते हैं तो वे देश के विकास में योगदान कर सकते हैं और देश को आगे लेकर जा सकते हैं। राजनैतिक स्थिरता, राजनैतिक स्थिरता क्या कह रहा है बच्चों? राष्ट्रीय एकता राजनैतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। जब सभी नागरिक एकजुट होते हैं तो वे एक मजबूत और स्थिर सरकार का निर्माण कर सकते हैं जो देश के विकास के लिए काम कर सकती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के तरीके, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तरीकों पर पालन किया जा सकता है। देखिए ये हेडिंग अलग होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एक मतलब तरीके। तो इसमें कौन कौन से हैं तरीकों में? शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। छात्रों को देश के इतिहास, संस्कृति और मूल्यों के बारे में पढ़ाया जा सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखें तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न धर्मों,
और समुदायों के लोगों को एक साथ लाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सामाजिक सेवा में देखते हैं क्या है। सामाजिक सेवा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाने के लिए सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। और मीडिया जो कि बहुत प्रमुख है आज के समय में, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। मीडिया विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में जागरूक करने में मदद कर सकता है। इसके बाद में अब निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष क्या है बच्चों इसका? राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की प्रगति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में पिरोती है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा और मीडिया जैसे विभिन्न तरीकों का पालन किया जा सकता है। हमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए और देश को मजबूत और समृद्ध बनाने में योगदान करना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो भैया पत्र लिखना है मतलब इधर से शुरू होगा, यहाँ अपना पता होगा, जैसे 26 आवास विकास कॉलोनी गोंडा उत्तर प्रदेश, और दिनांक पत्र में आपको यहीं पर डालना होगा। इसके बाद में आप किसे लिख रहे हैं तो इधर सेवा में, यहाँ लिखना छूट गया है, ऊपर लिखेंगे सेवा में। उसके बाद में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम गोंडा। विषय क्या है? शहर की सफाई हेतु अनुरोध है, निवेदन है। अब देखते हैं। महोदय, मैं आपके शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और शहर की सफाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ। शहर की सफाई न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे शहर की सुंदरता और स्वच्छता को भी दर्शाती है। वर्तमान में हमारे शहर की सड़कें और सार्वजनिक स्थल कूड़े और गंदगी से भरे हुए हैं। इससे न केवल हमारे शहर की सुंदरता खराब हो रही है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि शहर की सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय पर ध्यान देंगे और शहर की सफाई के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। धन्यवाद। आपका विश्वासी काखा गा। मतलब यहाँ नाम नहीं लिखना है। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है बच्चों? अगला कह रहा है अथवा करके कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो इसे आप लोग करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताना। इस प्रकार से आज हम लोगों ने तीसरा मॉडल पेपर समाप्त किया। ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं। बेल आइकन दबा दीजिए। क्लास को आप लोग लाइक कीजिए। इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका सुझाव मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।